हेलो एवरीवन, आज मैं दिल्ली के वसंत विहार एरिया में हूँ और वसंत विहार जाने के पीछे मेरे दो रीजंस थे। रीजन नंबर 1, तो मेरा आज का प्रोग्राम था कि भैया आज इंडिया के सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स में खाना खा कर आएंगे। और वहाँ जाने के पीछे मेरा दूसरा रीजन आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा और उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मैं पिछले 3 महीने से क्या सोच रहा हूँ, मैं और ये चैनल किस डायरेक्शन में जा रहा है और आगे आपको कौन सा कंटेंट इस चैनल पे दिखेगा। सो स्टिक टिल द एंड। ओके, आप में से कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि इंडिया का पहला मैकडॉनल्ड्स वसंत विहार के बसंत लोक विलेज के अंदर 1996 में खुला था और ये दुनिया का पहला ऐसा मैकडॉनल्ड्स था जिसके अंदर बीफ नहीं बिकता था, फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगर आप दिल्ली के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शायद ये ना पता हो कि वसंत विहार कौन सी जगह है। तो मैं आपको बता दूं कि वसंत विहार दिल्ली का ही नहीं बल्कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉशेस्ट एरिया है। यहाँ इंडिया के सुपर रिच और बाहर के देशों के एम्बेसडर्स रहते हैं और बहुत सारे देशों की एम्बेसीज भी हैं यहाँ। शायद यही रीजन है कि इंडिया का पहला मैकडॉनल्ड्स यहाँ खुला। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैकडॉनल्ड्स गायब था। हाँ, गूगल पे तो ये दिखता है कि भाई यहाँ मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन आप यहाँ जब मार्केट में आओगे तो आपको नहीं मिलेगा। मुझे याद है एक टाइम था जब मैकडॉनल्ड्स को एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट की तरह देखा जाता था, लेकिन आज मैकडॉनल्ड्स की हालत क्या है वो आप सबको पता है। आइसक्रीम और शायद फ्रेंच फ्राइज को छोड़ के मुझे नहीं लगता मैकडॉनल्ड्स में आज कुछ खास बिकता है। उसके कंपैरिजन में अगर आप बर्गर किंग को देखें तो उसका मेन्यू आज मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा टेस्टी है और उसमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। शायद इसी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से मैकडॉनल्ड्स अपने स्टोर्स हर जगह बंद कर रहा है। तो अगर आपको मन है इंडिया के फर्स्ट मैकडॉनल्ड्स में खाने का तो आई एम अफ्रेड द अपॉर्चुनिटी इज नाउ लॉस्ट। चलो ठीक है, मैकडॉनल्ड्स में खाने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी बसंत लोक मार्केट है कैसी, मतलब यहाँ घूमने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर मेरे को बसंत लोक मार्केट को 5 स्टार्स में से रिव्यू करना पड़े तो मैं इसको सिर्फ 3 स्टार्स दूंगा। मतलब ठीक ठाक है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये मार्केट बहुत छोटी है। आप इस पूरे मार्केट को बस 5 मिनट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ का क्राउड भी वसंत विहार की तरह ही पॉश है, लेकिन किसी भी मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस मार्केट की वाइब्स, एनर्जी। क्योंकि चीजें खरीदने में तभी मजा आता है जब मार्केट के अंदर चहल पहल हो, खाने की ढेर सारी जगहें हो, घूमना हो, एंटरटेनमेंट हो। बसंत लोक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रैंकली यहाँ की एनर्जी काफ़ी मेरे को तो डिप्रेसिंग लगी और आप यहाँ मार्केट में जब जाएंगे तो आपको टूटी फूटी मार्केट सी लगेगी। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर जगह टूटा फूटा है। और क्योंकि ये मार्केट इंडिया के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में है और बेसिकली भारत को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है और इसकी ये हालत है, इसलिए मैं इसकी रेटिंग 3 स्टार से घटाकर सिर्फ 1 स्टार कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस जगह को। इतनी कम रेटिंग्स देने के बावजूद भी मैं आपको बसंत लोक मार्केट आने के लिए रिकमेंड करूंगा। यहाँ की मार्केट के लिए नहीं, बल्कि यहाँ एक पार्क है प्रिया पार्क, जो बसंत लोक मार्केट के बिल्कुल साइड के अंदर है और इससे सुंदर पार्क मैंने दिल्ली में कहीं नहीं देखा। शाम को जॉगिंग के लिए और दोपहर में पिकनिक के लिए प्रिया पार्क बहुत ही बढ़िया जगह है और इसलिए मैं इस जगह को 5 में से 5 स्टार्स नहीं 5 में से 10 स्टार्स देता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया पार्क है कि मैं क्या बताऊँ। आप यहाँ बसंत लोक मार्केट आइए, यहाँ के 24/7 से जूसेस और सैंडविचेस खरीदिए और प्रिया पार्क के अंदर एक बढ़िया से पिकनिक बनाइए। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अगर आप वसंत विहार को गूगल मैप से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जैसे तजिकिस्तान, अर्जेंटीना, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, उन सब की एम्बेसीज आपको यहाँ मिलेंगी। और जितने भी बड़े बड़े देश हैं जैसे यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब की एम्बेसीज आपको नई दिल्ली के पास चाणक्यपुरी में मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो जो देश जिन्हें भारत अपने लिए इंपॉर्टेंट मानता है, जैसे नेपाल और अफगानिस्तान भी हो गया, उन सबको तो उसने अपने पास चाणक्यपुरी में रखा हुआ है। और जो बाकी सारे देश हैं जिनकी अहमियत भारत की नज़र में थोड़ी कम है, उन सबको बसंत विहार में भेज दिया होगा। लेकिन केनियन एम्बेसी के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है, शोमैन। शोमैन, क्या शानदार नाम है। शोमैन ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। भारत और देशों के दूतावासों को उतनी ही अहमियत देता है जितनी वो लोग हमारे दूतावासों को और हमारे लोगों को उनके देश में अहमियत देते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अहमियत ज्योग्राफी से नहीं बल्कि प्रोटोकॉल से दी जाती है। ये सारी बातें मुझे पहले नहीं पता थी। शोमैन ने मुझे केन्या देश के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई। मैंने केन्या के बारे में कभी इतना कुछ सोचा नहीं था, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद अब मेरा भी केन्या जाने का बहुत मन है। शोमैन से मिलने के बाद मैं यूक्रेन की एम्बेसी देखने गया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड एज एक्सपेक्टेड बाहर से एम्बेसी काफ़ी खाली खाली लग रही थी। यूक्रेनियन एम्बेसी के आगे एक पार्क है जिसे आप क्रॉस करेंगे तो आप बसंत गांव में पहुंचेंगे और ये जगह सच्ची में एक गांव है।
वैसे तो ज़्यादातर लोग दिल्ली को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह देखते हैं, लेकिन दिल्ली से बाहर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 300 से ज़्यादा गांव हैं और इन गांव को पहचानने का एक तरीका है कि यहाँ आपको जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास मिलेंगी और यहाँ आपको पुरानी दिल्ली वाली फील्स आएगी। और जो जगह अंग्रेजों के आने के बाद बनी है जैसे वसंत विहार, वहां आपको कंस्ट्रक्शन काफी खुली और ऑर्गेनाइज मिलेगी। तो मैं जानता हूं कि भाई ये व्लॉग काफी लोकल हो गया और इस चैनल पे मैं ज्यादातर नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करता हूं, इंटरनेशनल इश्यूज पे ज्यादा। लेकिन जिन लोगों ने मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन को पढ़ा है उन्होंने गेस कर लिया होगा कि ये चैनल इस नई डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। बेसिकली बात ये है कि पिछले कई सालों से मेरा ये मानना है कि अगर आज की डेट में आपके पास एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप है तो आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और काफ़ी सालों से मैं इसी बात को ऑब्जर्व कर रहा था कि कब कोई यूट्यूबर आएगा और पॉलिटिक्स के अंदर जाने की कोशिश करेगा, बट आई एम अफ्रेड मुझे कोई ऐसा अब तक यूट्यूबर मिला नहीं है जो जेन्युइनली पॉलिटिक्स के अंदर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस साल के अप्रैल में मुझे ये आइडिया आया कि अगर कोई और यूट्यूबर पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो व्हाई नॉट आई गिव इट अ ट्राई। और मैंने इस बात को अनाउंस करने के लिए एक वीडियो भी बनाई थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इलेक्शन जीत सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। अपने इन्हीं गहरे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं ऋत्विक भारद्वाज 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में खड़े होने का ऐलान करता हूँ। आइए मेरे सफर में मेरा साथ दीजिए। और मैं बस अपलोड का बटन दबाने ही वाला था कि देन आई चेंज माय माइंड। मैं बताता हूँ क्यों। ओके, तो सिचुएशन ये है कि मैं 2025 का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, लेकिन जो नेशन बिल्डिंग है और पॉलिटिक्स है, इट इज नॉट अ वन मैन शो। ये एक टीम एफर्ट है। इसमें आपको बहुत सारे लोगों को साथ में लेके काम करना पड़ता है और तभी देश आगे बढ़ता है। और इस टीम वर्क को सीखने का पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने से अच्छा कोई तरीका मुझे नहीं पता। लेकिन ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो आपको पॉलिटिकल पार्टी जो कहेगी वही करना होगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर, उसकी हायरार्की बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं दिल्ली के अंदर अपनी इलेक्शन की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बोले कि जाओ भाई मुंबई में जाकर कार्यकर्ता का काम करो। दूसरी तरफ अगर मैं चुनाव इंडिपेंडेंटली लड़ता हूँ तो मेरे को वो एक्सपीरियंस ना मिले जो मेरे को एक पॉलिटिकल पार्टी में मिल सकता था। तो इन्हीं दो बातों पे मेरा दिमाग अभी घूम रहा है। इसीलिए फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जब तक मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक मैं दिल्ली को एक्सप्लोर करूंगा, यहाँ के लोगों से बातें करूंगा, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे वीडियोस बनाऊंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है या फिर इंडिपेंडेंटली लड़ना है। और यही रीजन है कि मैंने इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को इस वसंत विहार ब्लॉग के एंड में रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे। और ये बात मैं अभी हमारे सबसे क्लोजेस्ट कम्युनिटी मेंबर्स तक रखना चाहता हूँ, जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं और सब वीडियो पे मुझे अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो अच्छी ना भी हो। सो थैंक यू फॉर दैट। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग ओवर टू माय ब्लॉग एंड आई विल सी यू सून।